नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। क्या आप भी हर बार कुछ मार्क्स से सिलेक्शन मिस करते हो? क्या लगता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम? तो ये क्रैश कोर्स सिर्फ एक पढ़ाई नहीं बल्कि एक फाइनल फाइट है जो आपके सपनों के जॉब के लिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। मैं हूँ आशीष और आज से शुरू हो रहा है ज्ञान चक्र क्रैश कोर्स। हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट, शार्प, सॉलिड रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। डे फर्स्ट, इसमें आपको मिलेंगे हिंदी में भाषा एवं हिंदी भाषा। पहला टॉपिक जो था हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। उत्तराखंड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय एवं स्थिति विस्तार। आप कंटेंट देख लीजिए। ये बात मैं बहुत मेहनत से बनाया है। तो धैर्य बनाए रखें, इसको आराम से कंप्लीट करते हैं समझते हुए हर चीज़ को। NCERT से मैंने फ़ोटो सब लगाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा एवं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ। आज इतना ही पढ़ेंगे। ये उत्तराखंड के प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये कल को करेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों, भावनाओं, जानकारी को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा के प्रकार हैं, भाषा के 3 प्रकार हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये देख सकते हैं, मौखिक बात कर रहे हैं, लिख के सांकेतिक। भाषा के 3 रूप हैं: बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। बोली, क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सब बोलियों में आएंगे। जह एक कहावत है, 3 कोस पर पानी बदले, 12 कोस पर वाणी। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा और आदि। परिनिष्ठित भाषा वो होती है, मानक भाषा कहते हैं इसे, जो व्याकरण निष्ठ होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, राजकाज, पत्रकारिता, साहित्य आदि में किया जाता है। इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे व्याकरण आदि का प्रयोग करेंगे तो वो परिनिष्ठित भाषा हुई, स्टैंडर्ड भाषा। राष्ट्रभाषा, सामान्यतया राष्ट्रभाषा एक देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है। इसकी प्रकृति गत्यात्मक होती है, ये चलते रहती है लगातार। परंपरागत व अर्जित दोनों तरह से होती है। यह कथित और लिखित होती है। कथित में जैसे बोल के और सुन के इसे ग्रहण किया जाएगा। लिखित में क्या होगा? लिख के और पढ़ कर इसे ग्रहण किया जाएगा। विश्व में 13 भाषा परिवार हैं, जिनमें से भारत में 4 भाषा परिवार हैं: तिब्बती, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। उसमें भी भारत ईरानी के अंदर की भाषा है। रूप, आकृति और आधार पर हिंदी वियोगात्मक व विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी भाषा का विकास। प्राचीन या आरंभिक हिंदी, यह 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक थी। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक थी। आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक है। हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर हिंदी आई। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछ दिया है, इसको याद रखेंगे: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। अब आते हैं हिंदी भाषा के विकास क्रम में। इनका काल मैंने ऊपर बता दिए हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि इनमें क्या किस चीज़ का विकास है। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, जो आजकल हैं। कार्यालयी भाषा, ये टॉपिक भी दिया है। जो जो उसमें टॉपिक दिए हैं सिलेबस में लिख के, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पूरा कराऊंगा। इसमें जो भी शब्द दिखेंगे मैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ चर्चा करूंगा आपसे।
जैसे कार्यालयीय भाषा, सरकारी कार्य क्षेत्र में प्रयुक्त जो भाषा होती है उसे कार्यालयीय भाषा कहते हैं। भारत में संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक के अनुसार 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अंग्रेजी सहराज्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। जब तक सभी राज्य हिंदी को पूरी तरह नहीं अपना लेते तब तक अंग्रेजी में ही इसको सहराज्य भाषा के रूप में माना जाएगा। कार्यालयीय भाषा के प्रकार, राजभाषा हिंदी होगी, सहराज्य भाषा अंग्रेजी होगी। राज्य सरकारें अपनी राजभाषा को कार्यालयीय भाषा के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। कार्यालयीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए, ये सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, आदेशात्मक होनी चाहिए, व्यावसायिक होनी चाहिए, औपचारिक शैली में लिखी होनी चाहिए। सब जो कार्यालयीय पत्र आप लोग देखते हैं, जैसे कार्यालयीय हिंदी के उदाहरण क्या हुए, जैसे कृपया आवश्यक कार्रवाई करें, उपयुक्त दिशा निर्देश प्राप्त होने पर सूचित किया जाएगा, आपसे अनुरोध है कि समय से उपस्थिति सुनिश्चित करें। ये कुछ उदाहरण हैं उसके। कार्यालयीय हिंदी में प्रयुक्त सामान्य शब्द। कार्यालयीय हिंदी में जैसे कार्यालय को ऑफिस कहते हैं, रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं, एप्लीकेशन को आवेदन कहते हैं, सिग्नेचर हस्ताक्षर, डिपार्टमेंटल विभाग, सर्कुलर परिपत्र। उपयोग, इसका उपयोग काय में होता है? फाइल में नोटिंग करने के लिए, पत्राचार के लिए, आंतरिक या बाह्य दोनों पत्राचारों के लिए, सरकारी आदेश और अधिसूचना के लिए, रिपोर्ट परियोजना प्रस्तुतिकरण के लिए। अब आते हैं हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। ये कहीं पर 17 भी लिखा है, देख लेना एक बार। 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां एक दृष्टि में। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं फिर? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। फिर इनके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं? जैसे पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। इस हरियाणवी को ही बांगरू भी कहते हैं। पूर्वी हिंदी के अंदर आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंदर आती हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी के अंदर आती हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी के अंदर आती हैं नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। इन दोनों को याद कर लेना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बढ़िया से याद कर लेना, नहीं तो ये पश्चिमी और पूर्वी इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों का विकास एक दृष्टि में। अभी बता दिया था मैंने, अब एक दृष्टि में फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन चीज़ों का। विकास किससे हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। ठीक है। फिर उसके अंदर अपभ्रंश के कौन कौन से हैं? मागधी अपभ्रंश हो गया, अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया, सौरसैनी अपभ्रंश हो गया, खस अपभ्रंश हो गया, राजस्थानी अपभ्रंश हो गया, महाराष्ट्री, ब्राचड़ आदि। मागधी अपभ्रंश के अंदर क्या क्या आते हैं? फिर बांग्ला, उड़िया, असमिया। बिहारी हिंदी की बोलियां भी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर आती हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं गुजराती। पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियां जितनी भी अभी थी, जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, ये राहुल शास्कृतैन ने कहा था। हरियाणवी, जाटू, रांगड़ी, बांगरू, सब ये हरियाणवी को कहते हैं। बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। राजस्थानी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं जयपुरी, इसको ढूंढाडी भी कहते हैं। हाडौती पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। इनको आप ऐसे करके बनाना, नीचे याद कर लेना मालवी। यहाँ पर लिखने में बहुत दिक्कत होती है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको, मैंने भी ऐसे ही याद किया था। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आती है मराठी। ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है सिंधी। नोट: अंगिका बोली बिहार क्षेत्र के भागलपुर जिले में बोली जाती है, पीजीटी में आया है।
अब शुरू करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, स्थिति एवं विस्तार। उत्तराखंड हिमालय पर्वत के पश्चिम मध्य भाग में व भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। देखो मैप से समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। ये हिमालय रेंज है, ठीक है। इसके पश्चिम मध्य भाग में यहाँ, और ये बीच में को, जैसे यहाँ को पश्चिम हुआ ना ये, तो इसके मध्य भाग में यहाँ पर को है उत्तराखंड, और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। पूरा भारत के उससे लगाएंगे तो ये यहाँ पर से ग्रीनविच लाइन से नापेंगे तो हम ऐसे करके, ये उत्तराखंड कहाँ है, उत्तर में ऊपर की तरफ को और पश्चिम दिशा की तरफ को है, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तराखंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में। उत्तराखंड राज्य 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इनको अभी समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। जिसका अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है। पहले तो ये जान लीजिए कि अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, जो ऐसे करके होती हैं ये मैप में। इनकी टोटल संख्या होती है 179। अगर हम इनके ध्रुवों को भी गिन लें उसमें तो 181 हो जाती हैं, ठीक है। नहीं तो 179 होती हैं अगर ध्रुवों को इसमें से हटा दिया जाए तो। जो ऐसे करके लाइनें होती हैं ये होती हैं अक्षांशीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं अभी नीचे बताते हैं, पहले ऊपर कर लेते हैं इसको। देखो इसमें 28 डिग्री 43 मिनट से लिखा है ना, ये यहाँ पर से है। फिर इधर पर जैसे 28 डिग्री 43 मिनट आ गया, और ऊपर आएगा यहाँ 31 डिग्री इधर पर नॉर्थ, ऐसे करके। और इसका अक्षांशीय विस्तार, इसमें से जब इसको घटा देंगे तो हम ये अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा हमारा। ऐसे ही है उत्तराखंड राज्य का पूर्वी देशांतर 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका देशांतरीय विस्तार इतना है। ग्लोब पर कुल 360 देशांतरीय रेखाएं हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य 111.3 किलोमीटर का अंतर होता है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे खड़ी वाली, ये ऐसे करके पूरे गोल घूमेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 360 हो जाएंगी, ठीक है। ये 360 देशांतरीय होती हैं। इसको भी समझ लेते हैं ऊपर मैप में। देखिए 81 डिग्री यहाँ पर है और 78 डिग्री यहीं है, इनके आसपास ही है ये भी डाटा भी। ये पूर्वी देशांतरीय विस्तार वही हुआ। इसमें से इसको जब घटा देंगे तो हम देशांतरीय विस्तार आ जाएगा हमारा। राज्य का आकार लगभग आयताकार है। राज्य हमारा कैसा है, इस टाइप का ही तो है, ठीक है। इसकी राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। जब हम चौड़ाई नापेंगे तो इधर से ऐसे नापेंगे, ऐसे करके उत्तरकाशी से ये उधम सिंह नगर तक। और चौड़ाई ऐसे 320 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। सिडनी बुर्नार्ड ने नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करने पर उत्तराखंड क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है, जो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर में विस्तृत है। हिमालयी क्षेत्र का वितरण, पहले आता है पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में है। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली के बीच में है। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। ये 320 किलोमीटर में है। जो उत्तराखंड है वो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान 18वां है।
अगर जबकि हम केंद्र शासित प्रदेश भी मिला देंगे तो 19वें स्थान पर आ जाएगा। राज्य का कुल क्षेत्रफल 86.07% है, जो 46,035 वर्ग किलोमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। 86.7% तो पर्वतीय क्षेत्र है और 13.93% हमारा मैदानी भाग है। 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी भाग है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल 32,449 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60.67% है। गढ़वाल मंडल 60.67% है। कुमाऊं मंडल जो बचेगा वो कुमाऊं मंडल। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं मंडल में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल 21,034 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33% है। 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक 32.94% हिस्सा है, जबकि 3,001 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे कम 7.8% है। ये दोनों चीज़ें अभी मैं बताता हूँ नीचे क्या हैं। ये देखो 0.1200 मीटर, 1200 से 2400 मीटर, 2400 से 3600 मीटर, इनके कलर याद रखेंगे, ये मैप में दिख जाएंगे। 3600 से 8,000 मीटर जो चीज़ थी एक 1,000 से 2,000 मीटर में कितना है 32.94% और 7.8%, इनसे लगा लेंगे अंदाज़ा। यहाँ आता है सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, यहाँ को भी लेसर हिमालय, यहाँ को दून वैली, फिर शिवालिक वैलीज आती हैं, फिर भाबर आ जाता है, फिर तराई आता है। उत्तराखंड राज्य के उत्तर में बृहद हिमालय एवं दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये पूरा उत्तराखंड अगर आपने सीखनी है तो पूरा मैपिंग से ही सीखना है, ये भौगोलिक वाले सारी चीज़ें, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए पश्चिम दक्षिण पश्चिम, यहाँ को दक्षिण पश्चिम हुआ ना, ये शिवालिक रेंज है यहाँ पर। उत्तर में बृहद हिमालय, ये दक्षिण पूर्व में एवं दक्षिण मध्य में तराई क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र है। राज्य की पूर्वी सीमा काली नदी और पश्चिमी सीमा टोंस नदी बनाती है। यहाँ को काली नदी बहती है, ये पिथौरागढ़ से ऐसे करके काकागिरी पर्वत के समांतर। यहाँ पर टोंस नदी देहरादून में बहती है। राज्य में पूर्वी सीमा पर नेपाल 3 जिले, उत्तर से दक्षिण क्रम में। नेपाल से कौन कौन से ज़िले लगे हैं? पिथौरागढ़ लगा है, चंपावत लगा है, उधम सिंह नगर लगा है। ये भी अभी मैंने नीचे मैप में दिखाए हैं, वहाँ पर देखना अच्छे से। राज्य के उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं देहरादून और उत्तरकाशी की सीमा बनाते हैं। हिमाचल से कौन कौन से सीमा बनाते हैं? देहरादून और उत्तरकाशी, उत्तर पश्चिम में। नेपाल से कितने ज़िले लगे हैं? 3 ज़िले लगे हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ये पूर्वी सीमा बनाते हैं। राज्य के उत्तर में हिमालय पार तिब्बत या चीन स्थित है। इसकी सीमाएं 3 जिलों क्रमशः पूर्व से पश्चिम। अब ये क्रम याद रखना क्योंकि हर पेपर में ऐसे ही पूछ रहा है क्रम के हिसाब से। पूर्व से पश्चिम कौन सी है? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी से लगती है उत्तर की सीमा। पूर्व से पश्चिम, यहाँ से यहाँ को ऐसे करके। लिखने में दिक्कत होती है तब मैं सब चीज़ें इसी में इंक्लूड करके लाया हूँ। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 5 जिलों से लगती हैं, पूर्व से पश्चिम क्रमशः, यहाँ से यहाँ को, ठीक है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उधम सिंह नगर से लगा है और सबसे कम नैनीताल जनपद से लगा है, याद रखना इसको। राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है, जिसमें 275 किलोमीटर नेपाल से लगी है और 350 किलोमीटर चीन से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला व किन्नौर जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं। 3 जिले लगते हैं हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के 2 जिले लगते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश से। अब देखते हैं मैप में।
ये देखिए हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड से लग रहे हैं किन्नौर, शिमला और सिरमौर। यहाँ के कौन कौन से लग रहे हैं, ये उत्तरकाशी आ गया पूरा, और देहरादून। इतना ही तो लगेगा, दो। ठीक है, अब आएंगे उत्तर प्रदेश के। ये देखिए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, ये सबसे कम सीमा लग रही है ना यहाँ पर। फिर उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर से पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद लगते हैं। और पौड़ी से बिजनौर लगता है। हरिद्वार से बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर लगते हैं। पूर्वी सीमा ये नेपाल, और उत्तरी सीमा तिब्बत या चीन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सब मैंने ऊपर बता दिए हैं। 7 जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बिजनौर की सीमाएं हरिद्वार से, और देहरादून से केवल सहारनपुर जिले की सीमा लगती है। यहाँ लग रहा होगा सहारनपुर, ये देहरादून। पौड़ी व नैनीताल जिले की सीमाएं केवल बिजनौर की सीमा से लगती हैं। पिथौरागढ़ एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों से लगती हैं, नेपाल और तिब्बत से या चीन से। यह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। राज्य की आंतरिक सीमाएं। उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं। इनमें से 2 जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर मैदानी के अंतर्गत आते हैं। बाकी 11 जिले पहाड़ी हैं। राज्य के 4 जिलों की सीमाएं किसी राज्य या देश से नहीं लगती हैं। इन्हें आंतरिक जनपद कहा जाता है, जो बीच में होंगे, जैसे टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। इसमें 2 कुमाऊं के हैं, 2 गढ़वाल के हैं। कुमाऊं मंडल के 2 जिले हो गए। कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल आंतरिक जिले यही हैं। ठीक है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के 2 जिले चमोली और पौड़ी की सीमाएं लगती हैं। गढ़वाल मंडल से कुमाऊं के 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़। इनमें ध्यान रखना, कुमाऊं मंडल से अगर गढ़वाल मंडल में पूछेगा तो 2 जिले चमोली और पौड़ी लगती हैं। गढ़वाल मंडल से कुमाऊं के 4 जिले लगते हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़। कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमाएं चमोली से लगती हैं। सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी से लगती हैं। इनको एक बार घर में को मैप में देखना और आराम से याद कर लेना। 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी से लगती हैं। वो हैं अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले को छोड़कर अन्य सभी 5 जिलों की सीमाएं पौड़ी जनपद से लगती हैं। ये सवाल बन सकता है। चमोली और अल्मोड़ा जिलों की सीमाएं 6-6 जिलों से लगती हैं। देहरादून से 4 जनपदों की सीमा बनाते हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। सन 2000 में उत्तराखंड को 11वां हिमालयी राज्य बना था। तो अब शुरू करते हैं हिस्ट्री। अगर मेहनत अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों तक जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, जैसे पुलिस वाले बच्चे जो नए नए अभी तैयारी में आए हैं या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारा ये एक्सपीरियंस काम आएगा। अब शुरू करते हैं हिस्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता, नामकरण, सामाजिक, आर्थिक व नगर योजना का भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। कार्बन डेटिंग के आधार पर धर्मपाल अग्रवाल और कार्बन 14 के आधार पर इसकी तिथि 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सब ने अलग अलग दी है, ये वाली ऑथेंटिक है, इसको आप मान सकते हैं पेपर में। रेडियो और कार्बन डेटिंग के आधार पर है। नामकरण कैसे पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण 1921-22 में खुदाई के बाद हुआ। सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा पाकिस्तान की खुदाई की। बाद में सर जॉन मार्शन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा इसे, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी। सिंधु नदी घाटी दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ सिंधु नदी बह रही है, यहाँ को पूरी सिंधु नदी घाटी थी, यहीं को फैली हुई है। देखो ये
उत्तर में मांडा तक फैली हुई है। मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर है। और दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर है। पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर है। और पश्चिम में सुतका गैंडोर जो दास्क नदी के तट पर है। इतने में फैली हुई थी ये सिंधु घाटी सभ्यता, तब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। और यहाँ भी सबसे बड़ा जो स्थल मिला हड़प्पा मिला, तो तब इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहने लग गए। ये देखो आधुनिक शोध में इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजी गई रावी नदी के तट पर, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। ये विस्तार मैंने ऊपर बता दिया है। लगभग ये सुतका गैंडोर जो पश्चिम से पूरब तक आलमगीरपुर तक कितने 1600 किलोमीटर है। और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से नीचे दाइमाबाद महाराष्ट्र तक 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहली खोज हड़प्पा सभ्यता की गई 1921 में दयाराम साहनी ने की, और माधव स्वरूप वत्स भी इनके साथी थे। दूसरी साइट मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने की, और मार्शल द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। और भी हैं, मैंने उनकी नीचे विशेषताओं के साथ वो नीचे लिखे हैं, थोड़ा और नीचे हैं वो। नगर योजना व नवनिर्माण। नगर नियोजन की विशेषताएं क्या थी? ये ग्रिड पैटर्न में थे, ऐसे टाइप से चौकट टौकट, और इनको समकोण में काटती थी सड़कें। ऐसे मतलब रोड बनी है ये अंदर, तो ये समकोण में काटेगी, ये समकोण में काट रही है। लेकिन इनकी सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक चौड़ी सड़कें जो मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। पुराविदों ने इसे राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा दी है। दोहरे भाग ऊपर टाउन कैटेडल एंड लोअर टाउन दो भागों में बटे हुए थे ये। एक दुर्ग भाग में जिसमें प्रशासनिक, जैसे इनके जो सरकारी भवन होंगे और धार्मिक केंद्र होंगे, मंदिर ये सब दुर्ग के अंतर्गत आते थे। जो निम्न नगर हो गए वो आम नागरिकों के निवास के लिए थे। इसमें आपको दिख भी सकता है, ये मैंने सब NCERT से उठाए हैं। ये निचला नगर था, यहाँ आम जनता रहती थी। ये दुर्ग था, यहाँ प्रशासनिक भवन थे और धार्मिक वो थे। जो धौलावीरा था वो 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग, मध्य और निचले भाग में। सामान्यतः मकानों के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे, गली में खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा था जिसके मुख्य दरवाजे भी सड़क पर खुलते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं। ये अलग अलग ईंटें हैं, याद रखना। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से मिले हैं। वक्राकार ईंटें अभी नीचे आएगा, चनोदड़ से मिली हैं। इनका आकार का अनुपात था 1:2:4 के अनुपात में थी। इन दीवारें मजबूत थी और जलरोधक थी। जल निकासी प्रणाली, हर घर से नाली का जाल था। ढक्कन लगी हुई नालियाँ थी ऊपर से उनके, जिसको कि कभी भी खोल के साफ किया जा सके, ऐसे नालियों के ऊपर ढक्कन बनाए थे। इनको उठा के साफ सूफ करने की पूरी व्यवस्था थी। सार्वजनिक स्नानागार थे मोहनजोदड़ो में, आपको पता ही है, एक बड़ा स्नानागार था। इनके धार्मिक महत्व भी थे, सब एक साथ पर्व में आकर स्नान करते होंगे। अनाज के भंडार हड़प्पा से अन्नागार मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। महत्वपूर्ण स्थल अब यहाँ है हड़प्पा से हमको क्या क्या मिला है? एक श्रमिक आवास मिला है, मजदूरों के रहने के लिए कमरे थे यहाँ। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, ऐसे करके गोल चबूतरे टाइप के। 16 भट्टियाँ मिली हैं। खंडों में अन्नागार मिले हैं। ये वाला सवाल आया है कि खंडों में अन्नागार कहाँ मिले हैं? ऐसे खंड होंगे, उनमें अलग अलग रखा होगा, जैसे इसमें चावल डाल दिया, गेहूँ डाल दिया, ऐसे करके। और मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिले हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। खंडों में अन्नागार मिले हैं। सोने का बना हार मिला है। प्रसादन बॉक्स मिला है, मेकअप बॉक्स, पाउडर मिला है, काजल की डिबिया मिली है, गधे के प्रमाण मिले हैं, तांबे का बना पैमाना मिला है, हृदयाकार मनका मिला है, हृदय के आकार का। ये सब आते हैं पेपर में, ठीक है, मिलाने के लिए। मोहनजोदड़ो, यहाँ से विशाल स्नानागार मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं। ये विशाल स्नानागार वाला तो आया भी था आजकल ही। सभा भवन मिले हैं। पुरोहित आवास मिले हैं। ये आ सकता है पुरोहित आवास कहाँ से मिले हैं करके, मोहनजोदड़ो से। मृतकों की गली मिली है। गोमेद के मनके के बना हार मिला है। चांदी की अंगूठी मिली है। चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े के साक्ष्य मिले हैं।
कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, पत्थर का निर्मित योगी की मूर्ति मिली है, सीप का बना पैमाना मिला है, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र भी है। अभी मैंने ये चित्र नीचे लगाए हैं शायद। धौलावीरा ये 3 भागों में विभाजित था, मैंने अभी बता दिया कौन कौन से भाग थे। ये अन्य नगरों से भिन्न योजना में बसाया गया था। ये वाला सवाल आता है कि अन्य सभी नगरों से अन्य योजना में कौन सा नगर बसाया गया, तो वो धौलावीरा बसाया गया। यहाँ जल दोहन प्रणाली थी, स्टेडियम मिला है, इसको यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया है। राखीगढ़ी हरियाणा हरियाणा में है। ये सबसे बड़ा पुरा स्थल था ये राखीगढ़ी। और सर्वाधिक पुरा स्थल कहाँ मिले हैं कहेंगे तो वो गुजरात में मिले हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन मत करना यहाँ। सर्वाधिक पुरा स्थल गुजरात में और सबसे बड़ी पुरा स्थल राखीगढ़ी। अब कालीबंगा में पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। जो सैंधव संस्कृति थी उससे भी पहले जो संस्कृति थी उसके प्रमाण मिलते हैं यहाँ से दुर्ग क्षेत्र व निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे, क्योंकि पहले तक दुर्ग नगर में तो ऐसे करके बाउंड्री बनाई हुई होती थी, लेकिन निचले नगर में बाउंड्री नहीं बनाई हुई थी। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा है कि जिसमें निचले नगर में भी बाउंड्री की गई है। यहाँ आयताकार अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, एक खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, मिट्टी का पैमाना मिला है, चूड़ी कारखाना मिला है, अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। अब आ जाते हैं बनावली। यहाँ वाश बेसिन मिला है, धावन पात्र, मिट्टी का बना खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है, अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। आयताकार अग्निवेदिकाएँ कालीबंगा से, खाली अग्निवेदिकाएँ अगर कहेगा तो बनावली से। ठीक है, चन्हुदड़ो सामान्य नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ मिट्टी से बनी हुई पकी हुई पाइप नुमा नाली मिली है। वक्राकार ईंटें, अलंकृत ईंटें कहाँ थी? कालीबंगा में। वक्राकार ईंटें कहाँ हैं? चन्हुदड़ो में। गुड़िया मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लोथल, इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इस लोथल के निचले नगर में पूरब में एक डॉकयार्ड था, मतलब कि बंदरगाह था। ठीक है, अगर पूछेगा बंदरगाह कहाँ मिला तो लोथल में मिला। सामाजिक स्थिति, ये सब आप उसमें देख सकते हैं, मैंने सेक्शन वाइज बांटे हैं। पूरा सिलेबस में पढ़ना, वहाँ पे सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सारी स्थितियाँ दी हैं। उसी हिसाब से मैंने पूरा पैटर्न में बनाते ले जा रहा हूँ आपके लिए कंटेंट। सामाजिक विशेषताएं क्या थी? मुख्य विशेषता क्या थी? जाति विहीन समाज था। यहाँ कोई जाति हाति की प्रथा उस समय थी ही नहीं, कोई सामाजिक असमानता का प्रमाण था ही नहीं। सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। यह आता है पेपर में। सिंधु समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। सैंधव समाज में कई वर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। सैंधव समाज विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे विद्वान वर्ग। विद्वान वर्ग में कौन कौन आएंगे? पुरोहित आ जाएंगे, वैद्य आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे, ज्योतिष आ जाएंगे। योद्धा वर्ग था एक, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्प वर्ग, श्रमिक वर्ग। सैंधव समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। वस्त्र और आभूषण, पुरुष धोती जैसा वस्त्र पहनते थे, महिलाएं गहनों की शौकीन थी, कंगन, हार, बालियाँ। अभी मैंने ऊपर बताया ये हड़प्पा से सोने का हार मिला था, प्रसाधन बॉक्स मिले थे। उत्खनन से, हड़प्पा के उत्खनन से प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ही काजल की डिबिया, सफ़ेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं। चन्हुदड़ों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। स्त्रियां विभिन्न केश विन्यास करती थी, मतलब कि हेयर स्टाइल अलग अलग टाइप की बनाती थी। मूर्तियाँ व मूर्तिकला, नृत्य करती बालिका, ब्रॉन्ज, नृत्य करती बालिका की मूर्ति मिली है हमको एक ब्रॉन्ज की। योग मुद्रा में बैठा पशुपति शिव मिले हैं, ये देखो। ये आप भी अगर छोटे हैं तो अभी भी एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये देखो, योग मुद्रा में बैठे हैं एक पशुपति शिव। धार्मिक विश्वास, प्राकृतिक पूजन, मातृ देवी की पूजा करते थे। पवित्र वृक्ष इनका पीपल था। पशुपति रूप में प्रारंभिक शिव की कल्पना की है। लिपि, सैंधव लिपि मुख्य रूप से चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक है। लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी के यू अक्षर का है। सैंधव लिपि की दिशा दाएं से बाएं है। जैसे हम तो यहाँ से ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे जैसे खरोष्टी लिपि में लिखते थे, ऐसे करके लिखते थे, दाएं से बाएं थी। सैंधव स्थलों में बुष्टोभेदन लिपि के साक्ष्य मिले हैं, जो दाएं से फिर बाएं से दाएं, इसमें ऐसे लिखते हैं,
बुष्टोपदन लिपि में। पहले जैसे यहाँ से यहाँ को लिखा, फिर यहाँ से यहाँ को लिखा, फिर यहाँ से यहाँ को लिखा, ऐसे करके लिखेंगे। समाधान प्रणाली। सैंधववासी अपने मृतकों के 3 प्रकार के अंतिम संस्कार करते थे। एक तो पूर्ण समाधान कर देते थे, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। आंशिक समाधान, मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को ये दफना देते थे। दाह संस्कार को जलाने की परंपरा थी। दाह संस्कार मतलब मृतकों को जला देंगे। यही आजकल भी चलती हैं। जैसे मुस्लिम जनजाति कब्रों बना के दफना देती है, हिंदू लोग जलाते हैं। सैंधववासियों की लोकप्रिय समाधान प्रणाली पूर्ण समाधान थी, मतलब कि पूरा ये वाला कब्र में दफनाने की। सैंधववासी सामान्यतः अपने मृतकों के सर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है जहाँ से जिसका नाम पुराविदों ने R37 रखा है, क्योंकि यहाँ 37 कब्रें मिली हैं। 37 कब्रें, ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला है। लोथल कब्रिस्तान से दुर्ग उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुए हैं। यहाँ कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से युगल समाधान भी मिला है, मतलब कि जोड़े में समाधान मिले होंगे लोथल से। ये समाधान है, ये हड्डी रखी है। आर्थिक स्थिति आधार था कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग। कृषि एग्रीकल्चर, मुख्य फसलें गेहूं, जौ थी। ये लोग 9 फसलों का उत्पादन करते थे। वनावली से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की 2 किस्में मिली हैं। कालीबंगा से प्राक सैंधव स्तर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। 2 फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। चावल भी सबसे पहले कालीबंगा में ही उगाया था। सिंचाई, बाढ़ सिंचाई प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर थी। वो आप लोगों को पता ही है कि उस तरफ नदियों वाला क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता पूरा। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानी कपास का नाम सिंडोन रखा। सैंधववासियों की उपज, इसका अर्थ होता है सिंडोन का अर्थ। पशुपालन, बैल, गाय, भेड़, बकरी। घोड़े का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इसमें मतभेद है। क्योंकि सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन ज़्यादातर ने लिखा है कि यहाँ घोड़े के कोई प्रमाण ही नहीं मिले हैं, तो इसमें मतभेद है, अपने हिसाब से लगा लें इसको। व्यापार, आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों उन्नत अवस्था में थे। वस्तु विनिमय आधारित थे, मतलब कि जैसे किसी ने गेहूँ लगाया है और किसी ने कालीन बनाई है तो उसको कालीन दे देगा, उसको गेहूँ दे देगा, आपस में बांट लेते थे सामान। जैसे ये प्रथा अभी भी उत्तराखंड में राज्य जनजाति में मूक विनिमय प्रथा, उस टाइप से ही। अब तो कहाँ होगी, पहले है। लाजवर्त एक मणि थी। लाजवर्त का व्यापार, जैसे मणि थी ये, इसका व्यापार अफगानिस्तान से होता था। मेसोपोटामिया के संपर्क में आके मेलुहा नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया के संपर्क में आए तो हम इसको मेलुहा कहा जाता है, क्योंकि जैसे ये हड़प्पा है, फिर इसके यहाँ पर को मेलुहा, अब मैप में मेलुहा ऐसे करके है, तो ये संपर्क में आए होंगे आपस में, तो इसको मेलुहा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उद्योग और हस्तशिल्प, मन के मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन बनाए थे। तांबे की मूर्ति का प्रयोग हुआ था। टेराकोटा का प्रयोग, टेराकोटा यहाँ पर टेराकोटा का प्रयोग, टेराकोटा होता था पक्की मिट्टी से अगर हम कुछ चीज़ बनाएंगे, जैसे हमने ये क्या बनाया है, एक खिलौना गाड़ी बनाई है, पक्की मिट्टी का खिलौना है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूँगा, क्रैश कोर्स डे 2। तो आप सभी को धन्यवाद। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।